अपने वर्तमान एमएलसी साहब से इस बारे में 36 साल एक एमएलसी साहब रहे, उनसे कभी सवाल आपने किया है? जी, उस वक्त हम लोग छोटे थे, उतनी समझ नहीं थी। कितनी समझ भैया? 6 साल का टर्म गुजरा, उससे पहले 36 साल का 36 साल वाले आपके टर्म में आए हो? 6 साल वालों से हमारी बात होती थी, कम होती थी। ग्रेजुएशन कब किए? मैं 13 में कंप्लीट किया हूँ। हमारी बात होती थी, मगर इनके उपेक्षा के कारण ही तो मैं आज अपोजिट साइड में खड़ा हूँ। हम लोग की बात नहीं माने, छात्र छात्राओं का बात नहीं माने, बेरोजगार युवकों का बात नहीं माने, तभी तो बेरोजगार युवकों का मैं आवाज़ बन के चाहता हूं कि सदन में जाऊं। एमएलसी रहे हैं, पर स्नातकों के सम्मान में आज तक एक ईंट तक नहीं लगाया है। यदि मैं इस क्षेत्र से चुनाव जीतता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हर एक जिले में स्नातक भवन का निर्माण कराऊंगा कि बच्चे अपने पूरे गौरव के साथ वहां बैठकर अपने मसलों को हल करें, अपनी समस्याओं का निराकरण करें, अपने लोगों के साथ बैठकर अपने बातों को रखें। उनके सम्मान में सबसे मेरी पहली डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। स्नातक चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में लगभग कई लोग अपने भाग को आजमा रहे हैं। हालांकि ये चुनाव बिल्कुल जो नॉर्मल चुनाव होता है उससे बिल्कुल अलग है। इसकी प्रक्रिया भी कुछ अलग होती है, जो लोग भाग लेते हैं उनका हिस्सेदारी भी कुछ अलग होता है। अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये जो ग्रेजुएशन यानी कि जो बीए कंप्लीट कर लिए होते हैं उन लोगों का ये चुनाव होता है, या जो शिक्षक होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, उन लोगों के लिए चुनाव होता है। अगर इसको हम लोग छोटे शब्दों में कहें तो ये पढ़े लिखों की चुनाव होती है और इसमें पढ़े लिखे ही पढ़े लिखों को चुनते हैं। आज हमारे साथ साजिद आलम उर्फ सोनू बाबू हैं, ये भी प्रत्याशी हैं और हम इनसे जानेंगे कि कई इनके मामले हो सकते हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से कई लोग प्रत्याशी बने हैं, लेकिन आम जो वोटर्स होते हैं वो क्यों इन लोगों को चुने। 6 साल किसी का और देखा गया, इससे पहले भी कोई प्रत्याशी रहा, बदलाव क्या हुआ है, इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हम इनसे बात है। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने चैनल पे हमें बोलने का एक अवसर दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। सोनू भाई, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे, चूँकि आप रहने वाले कहाँ के हैं, इसके बारे में पहले हमको बताइए। मैं सारण जिला के नगरा प्रखंड के खैरा गांव का हूं। खैरा पंचायत भी है मेरा, खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेरा खैरा गांव है, वहीं मेरा घर है। आज आप सिवान आए हैं, तो सिवान आने का मकसद क्या है? सिर्फ आप मतलब अपने लोगों से मिलने के लिए आए हैं कि एक प्रत्याशी के रूप में आए हैं? इससे पहले भी कभी आपने आने के यहाँ प्रयास किया है कि नहीं? मैं सिवान यहाँ पे मैं पहले से भी आता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत सारे साथी मित्र हैं। राजनीतिक कार्यक्रम के तहत अनेकों बार आया हूँ और यहाँ पे मेरा मकसद है आने का। मैं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मैं प्रत्याशी हूँ, एमएलसी प्रत्याशी हूँ। तो अपने लोगों से मिलने, स्नातक मतदाताओं से संपर्क करने और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उनसे मैं मिलने आया हूँ और समर्थन प्राप्त करने के लिए उनसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि उनसे भेंट मुलाकात करके उनसे अपने लिए, अपने पक्ष में वोट करने के लिए गुजारिश करने आया हूँ। पहले ही चूँकि अगर देखा जाए तो दो मतलब गठबंधन है, एक तो महागठबंधन और दूसरा एनडीए, और दोनों के प्रत्याशी दिग्गज हैं। दोनों के अपने अपने विचारधारा के साथ साथ अपने अपने मुद्दे भी हैं। मैंने सुना कि आप जेडीयू से भी बिलोंग करते हैं या करते थे, तो ऐसा क्या बन पड़ा कि आपने पार्टी से बगावत करके और चुनाव लड़ रहे हैं आप? सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जो दो गठबंधन काम कर रहा है, भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है, दो बड़े दिग्गज प्रत्याशी हैं। तो एक बात बता दे रहा हूं कि मैं सारण, चंपारण के हर एक कोने, जिले, प्रखंड में जो जा रहा हूं मैं, जो वहाँ से फीडबैक मुझे मिल रहा है, लोगों से जो मिल रहा है, दोनों प्रत्याशियों से लोग उब चुके हैं। एक मैं बात आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, दोनों प्रत्याशियों से उब चुके हैं और मुझे ये चुनाव लड़ने का ये आज से नहीं, मैं पहले से मेरे मन में था कि मैं एक अच्छा चुनाव, पढ़े लिखे लोगों का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से ही लड़ूंगा। पहले से मेरे मन की बात थी। हमने अपना आवेदन और अपना बायोडाटा मुख्यमंत्री जी को दिया था, अपना निवेदन पत्र दिया था, क्योंकि पार्टी में भी बहुत लोग इन्वाइड हैं वर्तमान प्रत्याशी से। आप जेडीयू में किस पोस्ट पे? मैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव रहा हूँ, मढ़ौरा विधानसभा का मीडिया प्रभारी भी रहा हूँ
और मेरे परिवार के लोग भी जदयू से समता पार्टी के स्थापना काल से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे, अभी भी हैं, पर मैं अपना इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, फिर आपका मुद्दा क्या रहेगा? चूंकि आप अगर देखा जाए तो एक बागी प्रत्याशी के रूप में है, चूंकि महागठबंधन में आप चूंकि रहे हैं, सरकार आप लोगों की है, उसके बाद भी आपको प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो आपका ये बागीपन कितना मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, बागी होना कहीं ना कहीं करकर्ता जो उपेक्षा के शिकार होते हैं तभी बागी होते हैं। जो समर्पित करकर्ता होते हैं उनको जब कुछ चोट पहुंचती है अपने लोगों से, तभी वो अपनी टीम से अलग होकर अपना अलग टीम तैयार करते हैं, चाहे चुनाव लड़ते हैं। और हमको जो लोगों से मैं जब मिल रहा हूँ, सभी लोग हमको बहुत प्यार दे रहा है, समर्थन दे रहा है, और उम्मीद है कि हमको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा है, सबसे पहले सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में लोग वर्षों से एमएलसी रहे हैं, पर स्नातकों के सम्मान में आज तक एक ईंट तक नहीं लगाया है। यदि मैं इस क्षेत्र से चुनाव जीतता हूं, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि हर एक ज़िले में स्नातक भवन का निर्माण कराऊंगा, ताकि वहां सभी वर्गों के बच्चे अपने पूरे गौरव के साथ वहां बैठकर अपने मसलों को हल करें, अपनी समस्याओं का निराकरण करें, अपने लोगों के साथ बैठकर अपने बातों को रखें। उनके सम्मान में सबसे मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी। आप जानते हैं कि पंचायतों में मुखिया जी के लिए पंचायत भवन होता है, ग्राम कचहरी होता है सरपंच जी के लिए, पर हम लोग स्नातकों के लिए स्पेशल निर्वाचन क्षेत्र है ये, पर स्नातकों के सम्मान में आज तक कोई एक ईंट लगाया है? नहीं लगाया है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी स्नातक भवन का निर्माण, ताकि लोग वहाँ पे जाकर, वो भी मल्टीपर्पस, वहाँ लाइब्रेरी होगा, मीटिंग हॉल होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, तो ये मेरा उद्देश्य है। शिक्षण के लिए कुछ आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी आप लोगों के अंतर्गत आता है। आज जेपी यूनिवर्सिटी के मामले में कहा जाता है कि जो 3 साल का कोर्स है वो 6 साल में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है। जाहिर है कि अगर जिस बच्चे की उम्र, अगर मान लेते हैं कि अगर वो ग्रेजुएशन में है, 18 साल या 20 साल उसकी उम्र है, वो कर रहा है, आज रिजल्ट आने में उसका 23 से 24 साल, फिर नौकरी कब करेगा? इसके लिए कभी आप लोगों ने कुछ सोचा है? हम लोग लगातार लेट सेशन को अपडेट करने के लिए, नियमित करने के लिए लगातार वाइस चांसलर साहब से राजभवन में हम लोग लगातार पत्र लेखन किए हैं, लगातार प्रयास किए हैं, क्योंकि मैं भी जेपी यूनिवर्सिटी का ही छात्र हूँ। मैं जगदम कॉलेज से मास्टर ऑफ साइंस किया है और वहीं से मैं ग्रेजुएशन भी किया हूँ, पर कुछ प्रशासनिक अड़चनों की वजह से सेशन लेट हो जा रहा है, चाहे अभी भी होता रहा है। तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन भी दोषी है। हम लोग लगातार दबाव बनाए हैं, अब धीरे धीरे सुधार में आ रहा है। आशा करते हैं भविष्य में एकदम अपडेट हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। हम लगातार प्रयास करेंगे इसके लिए। उन छात्रों के लिए क्या करेंगे जो ग्रेजुएशन करके और बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं? सरकार तो वादा कर रही है, सरकार उसके ऊपर फिर ध्यान नहीं दे रही है। आप लोग चूँकि निर्वाचित होकर के जाते हैं, या जिस सेक्टर से आप लोग आते हैं, वो उसी सेक्टर से, मतलब समझ लीजिए निर्वाचन यानी कि स्नातक से आते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप लोग सोचते हैं? या फिर जो लोग अभी हैं, इससे पहले थे, वो लोग कुछ क्यों नहीं कर पाए उन लोगों के? देखिए, पहले लोग क्या किए उससे हमको मतलब नहीं है। यदि मैं यहाँ से जीत दर्ज करता हूँ, तो मेरी दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि जो भी छात्र बेरोजगार हैं, स्नातक हो चुके हैं, यानी स्नातक जो बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार में जाकर सरकार से निवेदन करूँगा, सरकार के मुखिया से निवेदन करूँगा, और वहाँ पे ताकि प्रति माह जो स्नातक बेरोजगार हैं उनके लिए प्रति माह 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिलाने का मैं प्रयास करूँगा। एक बात बताइए कि आपने कहा कि जो लोगों ने किया या नहीं किया हम उसमें नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाइएगा? अगर आप एक नेतृत्व करने की क्षमता रख रहे हैं, आप उन लोगों के बाद जा रहे हैं कि हम आपका काम करेंगे, तो अब करेंगे ना। लेकिन इससे पहले आपने उन लोगों के लिए क्या किया है? कभी सवाल किया है उन लोगों से जो लोग इस पद पर रह करके कहीं ना कहीं छलावा किया उन लोगों के साथ? आखिर वोट दे करके तो जिताया गया था, तो फिर उन लोगों की आप आवाज़ कभी बनने की कोशिश किए हैं? जीतने के बाद छोड़ दीजिए, आप उससे पहले आप अपने लोगों के लिए कुछ किए हैं? देखिए, मैं अपने लोगों के लिए एज ए वर्कर काफ़ी काम किया हूँ। अपने समाज में, मेरे क्षेत्र में जाकर पता कीजिएगा, मैं जितना हो सकता है अपने स्तर से काफ़ी लोग। वर्तमान एमएलसी साहब से अपने कभी सवाल किया है? मैं अपने वर्तमान एमएलसी साहब से इस बारे में 36 साल एक एमएलसी साहब रहे, उनसे कभी सवाल आप लोगों ने किया है? जी, उस वक्त हम लोग छोटे थे, उतनी समझ नहीं थी। 6 साल का टर्म गुजरा, उससे पहले 36 साल का 36 साल वाले आपके टर्म में आए हो। 6 साल वालों से हमारी बात
होती थी, कम होती थी। आप ग्रेजुएशन कब किए? मैं तेरह में कंप्लीट किया हूँ जी। तो इनसे हमारी बात होती थी, मगर इनके उपेक्षा के कारण ही तो मैं आज अपोजिट साइड में खड़ा हूँ। हम लोग की बात नहीं माने, छात्र छात्राओं का बात नहीं माने, बेरोजगार युवकों का बात नहीं माने, तभी तो बेरोजगार युवकों का मैं आवाज़ बन के चाहता हूँ कि सदन में जाऊँ। चाहते हैं तो अभी आप अपील क्या कर सकें। अपील क्या? मेरा अपील है कि जो भी स्नातक मतदाता हैं, सारण, सिवान, चंपारण, गोपालगंज के जितने भी मतदाता हैं, युवा के साथ साथ जितने भी हैं, सभी हमको अपना प्यार दें, अपना समर्थन दें और प्रथम वरीयता का वोट मुझे दें। मेरे नाम के आगे पहली लकीर पाड़िए और मुझे मैंने मजबूत और बड़ी प्रचंड बहुमत से हमको जिताइए। चलिए एक चीज़ हम और आपसे पूछ लेते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ में आता है जी कि कैसे वोटिंग करेंगे, ज़रा इसको बताइए आप। क्या क्या होता है? कहीं गलती लोग कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहली बार अभी वोटिंग करेंगे, उन लोग के लिए क्या? देखिए, ये जनरल इलेक्शन से, आम चुनाव से ये अलग चुनाव है। इस चुनाव में ये चुनाव जो प्रेफरेंस बेस्ड वोटिंग होता है, ये यदि आप चाहते हैं, यदि 4 प्रत्याशी है, 5 प्रत्याशी है, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना मत जो है, पहला मत जो है अपने पसंद के किसी व्यक्ति को दूं, चाहे प्रत्याशी को दूं, तो उनके नाम के आगे 1 लगाना है। तो हम तो चाहेंगे मेरे नाम के आगे आप सभी 1 पाड़िए। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि द्वितीय वरीयता का, यानी कि दूसरी पसंद के, मैंने अपने कोई प्रत्याशी है, दूसरा मैं अपना मत देना चाहता हूँ, उसके नाम के आगे 2 पाड़िए, रोमन में पाड़िए चाहे हिंदी इंग्लिश में पाड़िए। तीसरी वरीयता को यदि तीसरा कोई पसंद है उसको 3 पाड़िए। और हाँ, ये एक मैंडेटरी चीज़ है, यदि आप प्रथम वरीयता का वोट नहीं देते हैं, यदि 1 नहीं पाड़ते हैं और 2-3 पाड़ यदि और भी पाड़ दिए और 1 नहीं पाड़े तो आपका वोट जो है कैंसिल हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ये टेक्निकल चीज़ है। बहुत लोग उस पर टिक कर देते हैं। नहीं, साइन नहीं करना है, नाम ना साइन करना है, ना लिखना है, केवल नंबरिंग करना है, डिजिट में लिखना है। 1 चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे इंग्लिश में लिखिए, चाहे रोमन में लिखिए। रोमन में आप लोग लिखिए। इसमें आप कहाँ आएंगे जी? इसमें आप कहाँ आएंगे? इस क्रमांक, देखिए, इस मत पत्र पे मेरा जो है 8 क्रमांक पे मैं हूँ। क्रमांक 8 पे मेरा नाम साजिद आलम है। उस 8 क्रमांक पे अपना आशीर्वाद दीजिए, प्रथम वरीयता का आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, ये साजिद साहब थे, उनको सोनू बाबू भी कहा जाता है और इनका ये मैनिफेस्टो है, मैंने मैनिफेस्टो भी पढ़ा है। देखा जाए तो कुल मिलाकर के एक लोक लुभावना इनका मैनिफेस्टो है, लेकिन अब ये देखना है कि इस लोक लुभावने में कितने लोग प्रभावित होते हैं इनसे और कितने लोगों के उम्मीदों पे ये खरा उतर पाते हैं। हालांकि वादे तो बहुत होते हैं। 2 प्रत्याशी अभी तक रह चुके हैं इस निर्वाचन क्षेत्र में, एक 36 साल का टर्म रहा एक आदमी का और एक का 6 साल का टर्म रहा। अब ये सेशन ख़त्म हो रहा है, अब ये लोग प्रत्याशी हैं, युवा भी हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि कर्मठता, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि कर्मठता है मेरे अंदर और एक भविष्य को लेकर के मैं चल रहा हूं। अब देखना है कि अपने बातों में लोगों को कितना रिझा पाते हैं और अपने वादों पे कितना ये कायम रह पाते हैं। आप भी देखते रहिए यस 24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।